Hello guys, what's up? This is Simit Marjan. I hope that you are doing absolutely well. So कसकाय so दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स एंड दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर एग्जाम्स इन मई और जून 26 एंड इंटर स्टूडेंट्स मतलब सीए इंटर, सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव जो भी आपका कोर्स होगा उसके हिसाब से तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने क्या किया, कंपाइल किया है ऑल अमेंडमेंट्स एंड ये ना ज्यादा अमेंडमेंट लेक्चर मतलब बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ये बहुत फटाफट तुम्हारा कवर हो जाएगा। इसके लिए तुम लोग बिल्कुल टेंशन इसके बारे में मत लेना। नाउ मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन ऑल द रेलेवेंट अमेंडमेंट्स जो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, वो सब कुछ मैंने इधर डाल दिए है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विथ द अमेंडमेंट्स। एंड दोस्तों ये अगर तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा देन इन दैट केस मेरे टेलीग्राम ग्रुप का आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सर मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक किधर मिलेगा? ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आई विल पुट द टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया दैट इज चार्ज अंडर जीएसटी, दैट इज अंडर चार्ज अंडर जीएसटी। चार्ज के अंदर तुम लोगों को मालूम होगा कि सेक्शन नंबर 95 करके एक सेक्शन था जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि अगर इफ इफ देयर आर 4 स्पेसिफाइड बिजनेसेस, अगर ये 4 स्पेसिफाइड बिजनेसेस ने अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस किया देन इन दैट केस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट विल बी ऑफ दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर। एकदम बराबर। तो सर 4 बिजनेसेस कौन से थे? सबसे पहला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स मतलब ओला उबर। सेकंड था दैट इज अकोमोडेशन सर्विस दैट इज ओयो गो आईबी बोर वो सब। तीसरा जो था वो हाउस कीपिंग सर्विस दैट इज अर्बन कंपनी। एंड फोर्थ वाज रेस्टोरेंट सर्विस विच वाज जोमेटो एंड स्विगी। बराबर, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का मैंने नाम लिया, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। सो यही लिस्ट के अंदर दे हैव एडेड वन मोर पॉइंट दैट इज लोकल डिलीवरी सर्विस। नाउ ये ऐसे कौन ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जो लोकल डिलीवरी सर्विस करते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल कैन बी पोर्टर। एक पोर्टर करके देयर इज वन ऐप, बराबर, पोर्टर होता है। बाद में एक वी फास्ट करके देयर इज वन ऐप, एक डंजो करके एक ऐप है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर तुम लोगों के सिटीज में अगर ये अवेलेबल होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो तुम लोगों को छोटा सा आइडिया देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मुझे कुछ चीज मेरे घर से दूसरे जगह भेजना है देन इन दैट केस मैं अमित हूं, मुझे डिलीवरी का सर्विस चाहिए, बराबर, लोकल डिलीवरी का सर्विस जो आई स्टे इन मुंबई, तो मुंबई के अंदर ही चाहिए। नाउ आई गो ऑन पोर्टर, बराबर, आई गो ऑन पोर्टर और पोर्टर में जाने के बाद, पोर्टर मतलब वेबसाइट पे, ऐप पे जाने के बाद उधर उनको बोलता कि भाई ये जो है वो पिकअप एड्रेस है और ये जो है वो डिलीवरी एड्रेस है। बराबर है, परफेक्ट। नाउ पोर्टर क्या करता है, मेरे घर पे आता है, गुड्स उठाता है और गुड्स उठाने के बाद जो भी डेस्टिनेशन होगा उधर डाल देता है। अभी ये जो पोर्टर होता है, पोर्टर को भी कोई ना कोई सर्विस देता होगा, बराबर। तो दिस इज वन पर्सन, डिलीवरी काका। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिलीवरी काका। ठीक है, अब ये डिलीवरी काका किसको सर्विस दे रहा है? पोर्टर को सर्विस दे रहा है और पोर्टर जो है वो अमित को सर्विस दे रहा है। इन दिस केस उन्होंने बोला है द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ पोर्टर टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट बिकॉज अमित से जब भी वो कंसिडरेशन चार्ज करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल द कंसिडरेशन वॉज 500 रुपीज और उसके ऊपर जीएसटी भी कलेक्ट किया होगा। Now it is whose responsibility to pay GST to the government? It is porter's responsibility to pay GST to the government because 95 के अंदर लोकल डिलीवरी के जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको उन्होंने कवर कर दिया। राइट, बट इसमें और एक ट्विस्ट है कि अगर ये डिलीवरी काका जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, मतलब इन इंग्लिश इफ आई से इफ सप्लायर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन देन इन दैट केस इट विल नॉट बी पोर्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट विल बी दैट सप्लायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो पोर्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल, एकदम बराबर। और ये प्रोविजन सेम है अकोमोडेशन सर्विस में भी और हाउसकीपिंग सर्विस में, एकदम बराबर। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट अमेंडमेंट इज डन एंड डस्टेड। लेट्स गो टू द सेकंड अमेंडमेंट। तुम लोग ने देखा होगा कि जीटीए का एक ऐसा कुछ हम लोग ने पढ़ा था कि अगर जीटीए ने सर्विस दिया एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को देन इट वाज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बराबर। बट अगर जीटीए ने सर्विस दिया कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को, एक लिस्ट दिया था आरसीएम के केस में, जीटीए ने अगर ये लोगों को सर्विस दिया तो जीटीए के पास दो ऑप्शंस होते हैं, वन ही कैन ऑप्ट फॉर एफसीएम और ही कैन ऑप्ट फॉर आरसीएम, बराबर। इफ ही ऑप्ट फॉर आरसीएम तो वो जो स्पेसिफाइड पर्सन है मतलब रेसिपिएंट है उसको 5% के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा और उस पे जीटीए को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर। बट अगर उस जीटीए ने अगर एफसीएम के लिए ऑप्ट किया होगा देन इन दैट केस उनके पास दो ऑप्शंस थे, 12% एंड 5%,
बराबर है। अभी ये 12% था विद आईटीसी, 5% था विदाउट आईटीसी। नाउ जीएसटी 2.2 आने के बाद जो रेट्स है वो रेट्स उन्होंने चेंज किए, और रेट्स में अगर तुम लोग ने देखा तो दीज आर द रेट्स विच आर देयर। सबसे एंड में मैंने वो लिखा है, देखो 05 12 पहले था वो कट कर दिया, 18 28 पहले था वो कट कर दिया, मतलब 12% ये रेट अभी है ही नहीं। अगर 12% रेट है ही नहीं तो उन्होंने बोला कि जिधर इधर जीटीए के केस में 12% लिखा था ना, उधर क्या रिप्लेस हो जाएगा, 18% हो जाएगा। So the in under FCM there are two options. One is 18% with ITC and 5% without ITC. अगर तुम्हारे पास मेरा रैपिडर होगा तो प्लीज उसमें ये चीज चेंज कर देना। एकदम बराबर है, एकदम छोटे छोटे चेंजेस है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जीटीए के केस में द रेट इज 18%। एक्चुअली देयर इज वन मोर पॉइंट, मतलब माय पॉइंट इज आरसीएम में जिधर जिधर तुम लोग 12% देखोगे ना, कंसिडर दैट एज 18%। देयर इज वन मोर पॉइंट, तुम लोगों को बताता हूँ। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करके एक पॉइंट है, मैंने इधर कवर किया नहीं, पर वेन एवर आई विल गिव यू द शीट आई विल कवर दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू यू। देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करके एक पॉइंट है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जिसके अंदर उन्होंने बोला था, आरसीएम के अंदर है वो, कि अगर कोई भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने सर्विस दिया होगा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को, देन इन दैट केस इसको भी ना दो ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर वन, ही कैन ईदर ऑप्ट फॉर एफसीएम और ही कैन ऑप्ट फॉर आरसीएम। अगर आरसीएम ऑप्ट किया, हियर द रेट वाज 5%, और ओबीसी जो है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये ओरिजिनल लॉ था। इधर ओरिजिनल लॉ अगर देखा तो इट वाज देयर एज 12%, और ये भी जो है ना, ये कितना बन गया अभी, 18% बन गया। ये भी प्लीज तुम्हारे रैपिडर में एक बार चेंज कर लेना, और जिधर भी हम लोग ने लिखा है वो प्लीज एक बार चेंज कर देना। एकदम बराबर है। इफ यू सी द मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर ये अभी भी रेट चेंज हुआ नहीं है, बट ऑफकोर्स अभी 12% है ही नहीं, तो 18% ही होगा ये। तो प्लीज तुम्हारे बुक के अंदर ये तुम लोग दो चेंजेस करने वाले हो। दिस इज योर सेकंड अमेंडमेंट। एकदम क्लियर, सिंपल, क्रिस्टल क्लियर एकदम। लेट्स मूव अहेड विद द थर्ड पार्ट, दैट इज एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मैं बात करता हूं। अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का कैटेगरी देखा, तो उसके अंदर ना पहले हम लोग ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड करता है, अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड करता है, तो इसमें तीन कैटेगरीज मैंने तुम लोगों को सिखाई थी। सबसे पहला कैटेगरी था कुरियर का। अब कुरियर के केस में तुम लोग कौन से भी गुड्स लेके जाओ, उन्होंने बोला था कि भाई उस पे तो हम लोग क्या लगाने वाले, जीएसटी लगाने वाले, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एग्जम्पशन इन दिस। सो इट इज ऑलवेज, जीएसटी विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल इन दिस, इन केस ऑफ कुरियर कंपनी, बाय कुरियर अगर भेजा तो। बट अगर कुरियर से नहीं भेजा, तुम लोग ने जीटीए से भेजा, किससे, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, तो इसमें ना दो पार्ट्स थे। अगर तुम लोग कोई स्पेसिफाइड गुड्स भेजते रहोगे, मतलब रिलीफ मटेरियल और वो सब, तो स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड गुड्स अगर भेजते रहेंगे, तो वो था एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और उस पर जीएसटी नहीं लगता था। ये क्या था, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और इस पे जीएसटी नहीं लगता था। और अगर नॉन स्पेसिफाइड भेजे, तो हम लोग ने ऊपर भी देखा कि भाई इस पे तो क्या लगता है, जीएसटी लगता है, और जीएसटी लगता है, और वो दो ऑप्शंस मिलते हैं, एफसीएम आरसीएम, वो सब उधर लिखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी था। और अगर कुरियर कंपनी से भी नहीं और जीटीए से भी नहीं, मतलब कोई अदर से अगर भेजा होगा, तो इट वाज एग्जम्प्ट फ्रॉम। ये ऐसा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, बराबर। तो उन्होंने और एक चीज बोला कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड का अगर बात किया, तो पहले अगर हम लोग ने भी अभी ऊपर देखा ना, लोकल डिलीवरी, लोकल डिलीवरी मतलब पोर्टर। अभी पोर्टर जो है वो कुरियर कंपनी भी नहीं है, वो जीटीए भी नहीं है, तो वो अदर में पहले फॉलो होता था, मतलब पहले उनका सर्विस एग्जाम था, बट उनको, पर उनको उन्होंने अभी ये एग्जामेशन से एक्सक्लूड कर दिया, और उन्होंने उनको भी इधर उन्होंने एक्सेप्शन में ऐड कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया, ये अगर कोई भी लोकल डिलीवरी होगा, लोकल डिलीवरी वाला, ठीक है, देन इन दैट केस इस पे भी जीएसटी लग जाएगा। मतलब दिस एग्जामेशन का एंट्री विल नॉट बी एप्लीकेबल टू लोकल डिलीवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल। अभी किसको किसको लगता है ये, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जो खुद सर्विस दे रहा है, मतलब ई कॉम पोर्टर खुद के लोगों को भेज रहा है सर्विस देने के लिए, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गया। या फिर ई कॉमर्स, देर इज वन पर्सन हियर हु इज गिविंग सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब क्या कि मैंने तो पोर्टर को अपॉइंट किया था, अभी पोर्टर ने क्या किया, पोर्टर ने किसी और को बताया यही डिलीवरी सर्विस देने के लिए, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो बंदा है वो पोर्टर के थ्रू सप्लाई दे रहा है, तो वो भी इधर कवर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग। सो अगर तुम लोग ने इधर देखा, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में
सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, दिस इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट फॉर जीटीए एंड कुरियर एजेंसी। इनके लिए तो जीएसटी लग जाएगा, बराबर है? ओके। नाउ सर, वो आपने जीटीए में स्पेसिफिक गुड्स का बात किया था, वो किधर लिखा है? वो आगे के एंट्रीज में लिखा था, पर मैंने एक समरी करके तुम लोगों को दिया था, इसकी वजह से वो इधर लिखा नहीं है, बट ये समरी तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, जीटीए होगा तो जीएसटी लगेगा, कुरियर एजेंसी होगा तो जीएसटी लगेगा, एंड इनलैंड वाटरवेज और विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में डाल दिया कि नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री, मतलब एग्जेम्पशन के एंट्री में ये चीज नहीं फॉलो होगा, मतलब आगे की चीजें। लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब कौन? पोर्टर। पोर्टर ने सर्विस दिया, पोर्टर का जो सर्विस है जिसके लिए वो कुछ ना कुछ पैसा तो लेगा ना, उस पे जीएसटी लगेगा, बिकॉज ये नथिंग विल बी एप्लीकेबल बोला है, बराबर। और लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब पोर्टर को मैंने बोला था पर पोर्टर ने किसी और को बोला, अभी वो पोर्टर को सर्विस दे रहा है, बराबर। तो इन दैट केस वो भी क्या हो जाएगा, उसके जीएसटी के अंदर आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट, दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 3। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। करेक्ट। जितना मैं इजी करके तुम लोगों को समझा सकता हूं उतना इजीली तुम लोगों को समझा रहा हूं, शॉर्ट वे में अच्छी तरीके से चार्ट निकाल के, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना? ओके। ना उन्होंने डेफिनेशन ऑफ जीटीए चेंज कर दिया। ठीक है, अभी डेफिनेशन ऑफ जीटीए क्या होता है? जीटीए इज अ पर्सन, बोला ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गेम कि हम लोग इसको जीटीए माने क्या? क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि नहीं हम लोग इसको जीटीए मानेंगे। अरे भाई, जीटीए के केस में क्या होता है, उन्होंने डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन में बोला है कि जीटीए इज अ पर्सन। ओके, किसको? लोकल डिलीवरी का बात कर रहा हूं। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इज अ पर्सन हु ट्रांसपोर्ट्स द गुड्स बाय रोड, ठीक है, एंड इशूज अ कंसाइनमेंट नोट बाय एनी नेम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हाउएवर अ पर्सन विल नॉट बी ट्रीटेड एज जीटीए, मतलब स्पेसिफिकली डेफिनेशन में वहां का सब अमेंडमेंट ला लिया लेके आए ठीक है। इफ द ट्रांसपोर्ट रिलेट्स टू लोकल डिलीवरी सर्विस, मतलब बेसिकली पोर्टर इज नॉट जीटीए इन सिंपल वर्ड्स, एंड सच लोकल डिलीवरी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू एन ई कॉमर्स। अंडरस्टैंडिंग? तो पोर्टर का जो भी सर्विस होगा तो जीटीए का सर्विस नहीं है, ये उनको बोलना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और लोकल डिलीवरी का सर्विस जो तुम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हो, वो सर्विस जीटीए का सर्विस नहीं है, ये उनको बताना है, ये पॉइंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट, दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर 4। अमेंडमेंट नंबर 5 कम्स, दैट इज न्यू एंट्री इन लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज। नाउ क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस सर्विस अगर एक पर्सन को दिया, फॉर एग्जांपल मुझे दिया, तो इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, सिंपल। अगर हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस और हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल पॉलिसी मुझे अगर दिया, मैं उस पे जो भी प्रीमियम पे करता हूं उस पे जीएसटी नहीं लगता है। आई विल रिपीट दिस पॉइंट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमित महाजन को दिया, देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर क्या एग्जेम्प्ट होगा? प्रीमियम पे जो जीएसटी, प्रीमियम पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिया और मैंने प्रीमियम पे किया, उस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। क्या लिखा है? वापस पढ़ते हैं, देखो। लोकल सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरर टू द इंश्योर्ड पर्सन आर एग्जेम्प्ट। ठीक है, प्रोवाइडेड द इंश्योरेंस इज नॉट अ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रुप क्या होता है। उन्होंने बोला भाई इंडिविजुअल को दिया तो एग्जेम्प्ट है, बट अगर तुम लोग ने ग्रुप को दिया तो इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई ग्रुप क्या होता है, राइट? तो ग्रुप मतलब क्या उनको बोलना है मालूम है? ग्रुप मतलब कभी कभी एम्प्लॉयर जो होता है ना, वो एम्प्लॉइज के लिए, सब लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, राइट? तो ये जो होता है गवर्नमेंट को बोलना है कि नहीं, इनको हम लोगों को एग्जामेशन नहीं देना। ये जो, फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे पास 10 एम्प्लॉइज है, मैंने क्या किया, मैंने सब 10 के 10 एम्प्लॉइज के लिए ग्रुप, एज ए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस वट। तो ये ग्रुप है, तो उनको उनको बेनिफिट नहीं देना है, इंडिविजुअल बेसिस पे उनको बेनिफिट देना है। तो ये उन्होंने बोला कि ग्रुप के एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ग्रुप मतलब क्या? ग्रुप मीन्स group of persons who join together with a commonality of purpose or for engaging in a common economic activity other than availing insurance। मतलब सिर्फ इंश्योरेंस के लिए ग्रुप नहीं बनाया उन्होंने, वो कुछ अलग रीजन के लिए ग्रुप बनाया था और वो लोग इंश्योरेंस ले रहे। एंड इंक्लूड्स, अभी एम्प्लॉयर के केस में एम्प्लॉय ग्रुप्स होते हैं, वेयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मास्टर और ग्रुप पॉलिसी होल्डर एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉज। इन सिंपल वर्ड्स, मैं तुम लोगों को जो एग्जांपल दिया, तुम लोग क्या करने वाले हो, याद रखने वाले हो कि सब एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने, एम्प्लॉयर ने पॉलिसी लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड, नॉन एम्प्लॉयर। नॉन एम्प्लॉयर मतलब क्या कि उनको इसमें ये बोलना है, फॉर एग्जाम्पल एक जेवी है,
जेवी मतलब जॉइंट वेंचर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो लोग एक अलग रीजन के वजह से एक साथ आए थे, और वो एक साथ आने के बाद उन्होंने क्या किया, वो ग्रुप के लिए लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लिया। तो उन्होंने बोला कि भाई भाई ये ग्रुप के लिए अगर तुम लोग ने लिया होगा ना, तो नहीं मिला। हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे अगर तुम लोग ले रहे हो तो ले लो, पर अगर एओपी को चाहिए या फिर वो जॉइंट वेंचर का हेल्थ इंश्योरेंस करना होगा तो नहीं करेंगे। मतलब वो उस पर जीएसटी लगाएंगे। अंडरस्टैंडिंग, उनको बेसिकली अपने लोगों को बेनिफिट देना था। दिस एग्जाम्पशन अप्लाइज वेयर इंश्योर्ड इज एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल अलोंग विथ हिज और हर फैमिली। मतलब मैं, मेरे लिए या फिर मेरा फैमिली, तो यूल से कि सर ग्रुप हो गया ना, ग्रुप के डेफिनेशन में है क्या वो? नहीं। तो उन्होंने बोला है कि मैं मेरे लिए लिया होगा या फिर मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए भी अगर एक साथ लिया होगा, दैट इज नॉट अ ग्रुप, बिकॉज ग्रुप की डेफिनेशन में ये कवर नहीं होता। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। अभी फैमिली भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फैमिली का डेफिनेशन उन्होंने किधर लिखा नहीं है। उन्होंने बोला फैमिली मतलब तुम लोग ने जब भी अग्रीमेंट किया होगा ना लाइफ इंश्योरर या हेल्थ इंश्योरर के साथ, उसके अंदर जो तुम लोग ने फैमिली का नाम लिखा होगा ना, दैट इज योर फैमिली। ठीक है, इतना ही उन्होंने बोला। करेक्ट है, परफेक्ट एकदम ओके। नाउ ये दोनों केसेस में मतलब बी इट लाइफ इंश्योरेंस, बी इट हेल्थ इंश्योरेंस, दिस इंक्लूड्स री इंश्योरेंस ऑल्सो। मतलब इनका अगर री इंश्योरेंस अगर इंश्योरेंस कंपनी ने किया तो वो भी इधर कवर हो जाएगा और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। बराबर, परफेक्ट एकदम। दिस इज योर अमेंडमेंट नंबर। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, ओके। एक है अमेंडमेंट नंबर 6, दैट इज इन टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर तुम लोग ने ना वाउचर्स का एक पॉइंट देखा होगा, याद है वाउचर्स का पॉइंट कि वाउचर इज सॉरी द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, नॉट आइडेंटिफाइबल। ये सब कुछ अभी निकल गया है, नाउ इट हैज बीन डिलीटेड। नाउ अगर तुम्हारे बुक में अंदर अगर होगा तो डिलीट कर देना। सर हम लोग ने तो पढ़ा है, अरे ठीक है भूल जाए। ठीक है, तो ये छोड़ देना, वो इट हैज बीन डिलीटेड, अच्छी बात है ना, डिलीट हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 6 आ गया। वेरी गुड, ये भी ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 6। भाई अमेंडमेंट नंबर 7 में ना तुम लोगों का सबका एक बहुत अच्छा क्या चाहिए मालूम है? अटेंशन चाहिए। अटेंशन चाहिए। तो अटेंशन में क्यों चाहिए? बिकॉज तुम लोगों को ये समझेगा कि क्या उन्होंने ये अमेंडमेंट लाया है। थोड़ा सा ट्रिकी अमेंडमेंट हो सकता है, बट तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना। मैं तुम लोगों ने समरी भी बनाई, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा भी, और एग्जाम ओरिएंटेड भी बताऊंगा कि यार तुम लोगों को क्या याद रख के जाना। सो इन केस अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझा ही नहीं, सब कुछ बाउंसर गया, तो समरी पढ़ के जाना, एटलीस्ट एग्जाम तुम लोग क्लियर कर पाओ। ठीक है, ठीक है, चलो अब एक बार देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के पोस्ट सेल डिस्काउंट्स एंड सेकेंडरी डिस्काउंट्स के बारे में। ठीक है, देयर आर 3 इश्यूज व्हिच आर देयर। नाउ इशू नंबर 1 ये उन्होंने एक्सप्लेन किया और नीचे मैंने खाली रखा है जगह, क्योंकि मैं कुछ तुम लोगों के लिए लिखने वाला हूं इसके लिए। इशू नंबर 2 ये भी है और नीचे नीचे मैंने खाली रखा, और इशू नंबर 3 इधर है। सिंपल पॉइंट्स तो नहीं बोल सकता, बट थोड़ा सा ध्यान देना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, तेरे भाई ने इसके लिए क्या किया है, इसके लिए छोटे से ऐसे नोट्स बना के रखे। वाह कसम, ये क्या है सर? रुको रुको, कुछ सब कुछ समझेगा तुम लोगों को। देखो, देयर इज वन पर्सन कॉल्ड बंता, है सिंपल है, और ध्यान दे इधर। एक बंता करके है और एक कंता करके है। ठीक है, अभी आराम से स्पीड कम कर, स्पीड कम करो, पहले पहले स्पीड कम करो। पकड़ा कि नहीं? पकड़ा कि नहीं तुम लोगों को? देखो, बंता जो है वो बंता क्या करता है, सप्लाई करता है वर्थ 10 lakhs। ठीक है, 10 लाख का सप्लाई करता है। इनवॉइस इशू होता है ऑन 1/7/25। अभी बंता कंता को क्या बोलता है मालूम है? ए कंता, आई विल गिव यू डिस्काउंट ऑफ 10% इफ यू मेक अ पेमेंट विद इन 90 days। कंता बोलते ओके, नो प्रॉब्लम। तो बंता ने डिस्काउंट अभी दिया क्या इनवॉइस के टाइम पे? नहीं, उसने कंडीशनल डिस्काउंट दिया कि भाई देखो, मैं तुझे सप्लाई कर रहा हूं, इफ यू मेक अ पेमेंट विद इन 90 days, नो प्रॉब्लम, यू एंजॉय द डिस्काउंट ऑफ 10%। बट बट अभी ये थोड़ा तुम लोगों को बताता हूं कि कैसे होता है। बनता टू पे जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, अगर तुम लोग ने चैप्टर देखा तो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर बनता का ना जीएसटी लाइबिलिटी ट्रिगर हो गया भाई। जीएसटी लाइबिलिटी बनता का ट्रिगर हो गया, इवन दो कंता हैज नॉट येट मेड अ पेमेंट टू बनता। बराबर, सो बनता को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई के बेसिस पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। नाउ कैन बनता अज्यूम कि कंता विल मेक अ पेमेंट विद इन 90 days? नहीं। तो बनता क्या करेगा, ये पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर जीएसटी पे कर देगा। बराबर, एकदम अच्छा आदमी है। तो उसने क्या किया, बनता टू पे जीएसटी ऑन फुल 10 lakhs, दैट इज से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का जीएसटी पे किया, अज्यूमिंग द रेट इज 10%। अज्यूमिंग है तो रेट तो आपने बोला 10, दिस इज फॉर माई कन्वीनियंस। ठीक है, तो इट इज 10%। तो 1 लाख रुपए उसने पे कर दिया। बराबर, वो जो बंदा होगा, वो जो बनता है, वो क्या फाइल करेगा, जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, और ऑटोमेटिकली इसके जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो।
बराबर, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ पेमेंट इज मेड विद इन 90 डेज, कंता इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। ये ऑलरेडी हम लोग ने बात कर दिया है, ओके। नाउ सर, एक मिनट रुको ना, मुझे वापस बताओ ना। एक सप्लाई किया 10 लाख का, कंडीशन डाला कि भाई अगर तूने कंता ने अगर विद इन 90 डेज पेमेंट कर दिया, देन इन दैट केस कंता इज एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। बनता कैन नॉट वेट फॉर 90 डेज टू मेक अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट। इसके लिए बनता ने क्या किया, गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया 10 लाख के ऊपर 10% ऑफ जीएसटी विच इज 1 लाख। बनता ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, कांता के जीएसटीआर 2B के अंडर ऑटो पॉपुलेट हो गया। द क्वेश्चन कम्स, कैन कांता टेक द आईटीसी? कांता को आईटीसी मिलेगा क्या? आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज आईटीसी के चैप्टर के अंदर एक सेक्शन नंबर 16 है जिसके अंदर बोल के रखा है कि अगर कांता ने विद इन 180 डेज पेमेंट किया, मतलब बेसिकली उसका कंडीशन है कि आईटीसी ले सकता है इवन दो यू हैव नॉट मेड अ पेमेंट, बट एक कंडीशन है कि उसने पेमेंट करना चाहिए टू बनता विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। सो इन सिंपल वर्ड्स, बनता जब भी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा जिसके अंदर 1 लाख रुपए का जीएसटी दिखाएगा, वैसे ही कंता के जीएसटीआर 2B के अंदर वो 1 लाख रुपए रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो उसका आईटीसी ले भी सकती है। उसने आईटीसी ले लिया, चलो ठीक है, इधर तक मामला सिंपल है। नाउ एक्चुअल जब भी पेमेंट करने की बात आई, कंता पेज 9 लाख रुपीज एंड उसने जीएसटी भी पे कर दिया 90,000 रुपीज का। ऑफकोर्स 9 लाख, उसने 9 लाख क्यों? बिकॉज उसने पेमेंट कर दिया ना, पेमेंट उसने विद इन 90 डेज कर दिया, तो शी इज एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट। तो उसने 10 लाख पे 10% मतलब 9 लाख रुपीज का पेमेंट किया और उसके ऊपर जीएसटी पे किया 90,000 रुपीज का। बराबर, एकदम परफेक्ट, एकदम सही है एकदम। तुम लोग मुझे बताओ कि बनता ने गवर्नमेंट को कितना पे किया था? 1 लाख रुपए। उसको मिला कितना? 90,000 रुपीज का जीएसटी। माँ कसम, कटा किसका? बनता का। बराबर। तो बनता बोल रहा है माँ कसम, ये कैसे हो रहा है यार? 1 लाख मैंने पे किया, 90,000 मुझे मिल गया। इसके वजह से हो रहा है बिकॉज बनता ने 1 लाख का पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस किया था और 90,000 का उसको आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट मिला। सो डोंट यू थिंक बनता विल हैव टू रिड्यूस हिज टैक्स लाइबिलिटी नाउ? बिकॉज मिला 90, दिया 1 लाख ना। तो वो क्या करता है, वो क्रेडिट नोट इशू करता है। क्या होता है? ये जीएसटी का क्रेडिट नोट होता है। बराबर। सो बनता हैज पेड 1 लाख एंड thus he will have to issue a credit note. सो क्रेडिट नोट मतलब क्या? उसके लिए क्रेडिट बन जाएगा वो 10,000 रुपीज जो उसने एक्स्ट्रा पे, 10,000 ना, हाँ 10,000 रुपीज जो उसने एक्स्ट्रा पे किया था, वो 10,000 रुपीज का उसके पास क्रेडिट बन जाएगा और आगे के जब भी उसके टैक्स लाइबिलिटी के पेमेंट्स आएंगे उसके अगेंस्ट वो ये एक्स्ट्रा 10,000 का क्या ले सकता है? डिडक्शन करके ले सकता है। सो इन फ्यूचर टैक्स पेमेंट्स ही विल रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी प्रोपोर्शनेटली। बराबर, परफेक्ट एकदम। चलो ठीक है, ये हम लोग ने किसका बात किया? बनता का बात किया। चलो, वो जो एक्स्ट्रा पे किया उसका उसको इंतजाम हो गया। नाउ कंता का सोचो। कंता का क्या है? उसके पास आईटीसी उसको कितना मिला? 1 लाख का, और उसने पेमेंट कितने का किया? सिर्फ 90,000 का। डोंट यू थिंक कंता को उसका रिवर्सल करना पड़ेगा? 10,000 का एक्स्ट्रा आईटीसी लिया उसका। यस, सो कंता को उसका क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा। तो ये इधर लिखा है, कंता इज टू रिवर्स द आईटीसी ऑफ, सॉरी इधर आएगा 1 लाख नहीं, 10,000, जितना एक्स्ट्रा लिया उसने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर हम लोग ने इजी तो पढ़ा हुआ था, हाँ मालूम है, मैं रिवाइज करके दिया तुम लोगों को। माय ओनली पॉइंट इज ये जो जीएसटी का जो क्रेडिट नोट इशू किया ना बनता ने, उसका फ्यूचर टैक्स पेमेंट्स कम करने के लिए, उसको बोला जाता है जीएसटी का क्रेडिट नोट। ये होता है जीएसटी क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी। बट अभी मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल क्रेडिट नोट? बोथ आर डिफरेंट। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट ये होता है कि बनता ने कंता को सप्लाई तो 10 लाख का ही किया समझो, ठीक है, सप्लाई 10 लाख का ही किया, डिस्काउंट के बारे में बात भी नहीं किया। बट एक बार सप्लाई होने के बाद उसने कंता को डिस्काउंट दिया, इसको बोला जाता है सेकेंडरी डिस्काउंट। और सेकेंडरी डिस्काउंट के केस में गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ के अंदर बोल के रखा है कि तुम लोग इसके ऊपर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख ही माना जाएगा। इट विल नॉट बी रिड्यूस टू 9 लाख। बराबर, नो प्रॉब्लम। तो इधर हम लोग जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख ही कंसिडर किया है। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख है, उसके ऊपर ही जीएसटी पे हुआ है। इसका मतलब जीएसटी जो कंता बनता को देगी वो 1 लाख ही देगी और बनता जो गवर्नमेंट को पे करेगा वो 1 लाख ही करेगा। सो डू यू नीड इस पे जीएसटी का क्रेडिट नोट रिक्वायर्ड है? नो। ओके, बट कैन आई से बनता को डिस्काउंट देने का है? अरे भाई, बनता को कंता को डिस्काउंट देने का है। जीएसटी के अंदर क्रेडिट नोट हुआ तो क्या हुआ? जीएसटी के अंदर से ओके, क्या होगा प्रैक्टिकली देखा। मैं सप्लायर हूं, तुम लोग रेसिपिएंट हो, मैंने तुम लोगों को सप्लाई किया,
मैं सप्लाई करने के बाद मुझे लगा कि यार अला तुझे तो डिस्काउंट देना चाहिए, तो मैंने डिस्काउंट दे दिया, बराबर। अभी गवर्नमेंट बोलता है कि सिंस इट इज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, तुझे उस पे जीएसटी जो है वो पूरा का पूरा वैल्यू 10 लाख पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। हाँ, हम लोग ने अग्री अग्री किया, मैंने तेरे से 10 लाख के ऊपर जीएसटी ले लिया, बट तुझे मैंने जो सप्लाई किया ना, वो सप्लाई मैंने सिर्फ 9 लाख का ही किया, बिकॉज मुझे तुझे डिस्काउंट देना है। इसके लिए मैंने 9 लाख का सप्लाई किया, पर मैंने तेरे से जीएसटी कितना लिया? 10 लाख, बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर लिखा हुआ है इट विल नॉट बी रिड्यूस इफ इट इज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, बराबर। तो मैंने सप्लाई कितने का किया? मैंने बोला सप्लाई तो आफ्टर डिस्काउंट ही किया 9 लाख का, तो ये 9 लाख कैसे आया? 10 लाख माइनस 1 लाख। तो द पॉइंट इज, माय पॉइंट इज, ये 1 लाख के लिए, ये 1 लाख के लिए मैं फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करूंगा, फाइनेंशियल। दिस इज नॉट अ जीएसटी क्रेडिट नोट, इट इज अ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट अगर इशू किया होगा, तो क्वेश्चन अभी यही हम लोग पढ़ते हैं, कंडीशन फॉर गिविंग अ डिस्काउंट इज नॉट अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ जीएसटी क्रेडिट नोट। तो जीएसटी का मैं बोलूं, जीएसटी का क्रेडिट नोट नहीं है ना, तो जीएसटी का लॉ देखिए मत इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन कम्स, कैन बनता टेक द डिडक्शन ऑफ सच क्रेडिट नोट फ्रॉम द टैक्सेस? नहीं भाई, ये इट इज अ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, वो धंधा नॉर्मल बिजनेस के अंदर का क्रेडिट नोट है ये जीएसटी का क्रेडिट नोट नहीं है। जीएसटी का क्रेडिट नोट कभी लगता है, मैं तुम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाया, जब इसने 1 लाख का पेमेंट किया होता है और ये पेमेंट 9 लाख का ही करती है, सॉरी 9,90,000 का ही करती है जीएसटी का, इधर लगता है क्रेडिट नोट। बट इधर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के केस में इट इज नॉट रिलेटेड टू जीएसटी। मैंने पे भी 1 लाख किया है, एंड सिंस द वैल्यू ऑफ सप्लाई वाज आल्सो 10 lakhs, तो मैंने पूरे तरह से लिया भी कितना? 1 लाख ओनली। तो इसके वजह से मैंने तेरे से 1 लाख लिया, मैंने 1 लाख पे किया, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्रेडिट नोट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी का क्रेडिट नोट। बट सिंस एक्चुअली इन द बिजनेस, सिंस आई हैव गिवन द डिस्काउंट टू यू, आई विल इशू अ फाइनेंशियल क्रेडिट, जो मैं 1 लाख कम करूंगा उसके लिए। पर वो तो फाइनेंशियल है ना, धंधे की रिलेटेड है, इट इज नॉट रिलेटेड टू जीएसटी। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग अ डिडक्शन ऑफ सच क्रेडिट नोट अगेंस्ट द टैक्सेस। टैक्स 10 लाख पे ही पे होगा। Okay. Is recipient required to reverse the ITC? Not required. He has paid the entire amount of GST on 10 lakh rupees. Why is he required to reverse the GST? Reverse the ITC? Not required. Correct? Because since you did not reduce the, see इधर बनता है और इधर कंता है, कंता ने 10 लाख का सप्लाई किया, और सिंस वैल्यू ऑफ सप्लाई वाज एंटायर 10 लाख रुपीस, तो कहने से 10 लाख के ऊपर ही जीएसटी लिया, सो रिवर्स करने की जरूरत है क्या? पॉइंट वही है। Understanding everybody? So is recipient required to reverse the ITC? No, because full GST was charged and paid by the recipient, that is Kanta. अंडरस्टैंडिंग? सो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट और जीएसटी का क्रेडिट नोट में कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। जीएसटी का क्रेडिट नोट का पर्पस इज डिफरेंट, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज जेनरिक, मैंने तुझे पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया तो मैं तुझे क्रेडिट नोट दे रहा हूं, दैट्स इट। बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू जीएसटी। दिस इज योर फर्स्ट अमेंडमेंट, दिस इज योर फर्स्ट अमेंडमेंट। तुम लोगों को एग्जाम परस्पेक्टिव से बताऊं, कमर्शियल क्रेडिट नोट एंड फाइनेंशियल क्रेडिट नोट आर डिफरेंट। बेसिस कमर्शियल एंड फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, जीएसटी के अंदर टैक्सेस रिडक्शन किसी के भी नहीं होंगे, आईटीसी का रिवर्सल किसी का भी नहीं होगा। तो एग्जाम के अंदर कभी भी तुम लोगों को पूछा गया फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के हिसाब से किसी का भी जीएसटी बढ़ेगा और आईटीसी मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आंसर इज नो। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विथ इशू नंबर 2। इशू नंबर 2 इज रिलेटेड टू पोस्ट सेल डिस्काउंट विच इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। एकदम सिंपल बात करता है, एप्पल एक मैन्युफैक्चरर है, उसका बीच में एक डीलर है और एक कस्टमर है। अभी एप्पल, अभी इसका भी ना तुम लोगों के लिए मैंने क्या किया है, एक छोटा सा केस बनाया। अभी क्या हुआ तुम लोग मुझे बताओ, डीलर क्या करता है मालूम? ओके, मैन्युफैक्चरर है, डीलर है और कस्टमर है। अभी ये डीलर के पर्सपेक्टिव से बात करता है। डीलर मैन्युफैक्चरर से जो पैसे परचेज, अभी वो क्या करता है, डीलर 100 फोन परचेज करके रखता है, बराबर, और बाद में वो कस्टमर को बेचता है। अगर तुम्हारा ऐसा सिचुएशन है, तुम लोगों का डीलर का ऐसा काम है कि मैन्युफैक्चरर से 100 फोन लो और बाद में कस्टमर को बेचो। नाउ कैन आई से डीलर मैन्युफैक्चरर से तो प्राइस कम पे ही लेगा। अगर 10 लाख के फोन होंगे तो ऑफकोर्स वो 10 लाख के थोड़ी लेगा, वो तो 9 लाख के लेगा, बराबर है। और डीलर लेने के बाद डीलर आगे जाके कितने में बेचेगा? 10 लाख में बेचेगा। सो द डिस्काउंट विच इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू डीलर, ये जो डिस्काउंट है वो क्या ऐसा माना जाएगा क्या कि डीलर ने कुछ तो मैन्युफैक्चरर को सर्विस दिया, इसके वजह से मैन्युफैक्चरर ने उसको डिस्काउंट दिया एज अ कंसिडरेशन? नहीं भाई, लॉजिकल बात है, ही इज ए डीलर, ही इज गोइंग टू बाय इट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट अ लोअर प्राइस एंड ही इज गोइंग टू सेल इट एट अ हायर प्राइस टू द कस्टमर। तो कैन आई से ये जो सप्लाई हो रहा है, दिस इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई।
ऐसा कुछ नहीं है, ये डिस्काउंट देने के पीछे ये रीजन नहीं है कि यार डीलर इज गिविंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज और सप्लाई टू द मैन्युफैक्चरर एंड दैट्स व्हाई मैन्युफैक्चरर इज गिविंग द डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। नहीं भाई, ये डीलर और मैन्युफैक्चरर के बेसिस पे P2P सप्लाई हो रहा है, तो बोथ द ट्रांजैक्शंस आर ट्रीटेड सेपरेटली, मतलब दिस इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, दिस इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन। मैन्युफैक्चरर ने एक बार डीलर को बेच दिया, अभी डीलर वो क्या करता है फोन के साथ मैन्युफैक्चरर को फर्क नहीं पड़ता। So both the transactions are treated separately. Now dealer and manufacturer relation is P2P. So here dealer can sell the goods at any cost, or it is possible that dealer does not sell the goods at all. कुछ भी करे मैन्युफैक्चरर को फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसा मिल गया। Now will it be considered as manufacturer has given any incentive to the dealer in the form of discount? नहीं, because it is P2P supply, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। ठीक है, therefore ये जो उसने डिस्काउंट दिया ना, मतलब 10 लाख में से -1 लाख किया होगा, बराबर 1 लाख का डिस्काउंट दिया, ये 1 लाख का डिस्काउंट क्यों दिया? बिकॉज वो डीलर है एंड ही इज बाइंग फ्रॉम मी, करेक्ट है, एंड दिस इज जस्ट अ रिडक्शन ऑफ प्राइस, दैट्स इट। ओके, तो दैट्स वाई तुम्हारा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई 9 lakhs ही होगा, 10 lakhs नहीं होगा। डिस्काउंट कंसिडर मत करना अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई, बराबर। सो रिड्यूस डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, बराबर। नाउ मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, ये तो हम लोग ने बोला कि दिस सप्लाई कंसिडर इट सेपरेटली एंड दिस सप्लाई कंसिडर इट सेपरेटली, ठीक है। अभी होता क्या है कि कभी कभी होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है ना वो डायरेक्टली कस्टमर को बोल देता है, कस्टमर के साथ अग्रीमेंट कर देता है कि भाई कस्टमर, आई विल सेल इट टू यू से फॉर एग्जाम्पल फॉर 9 लाख रुपीज, बोल दिया मैन्युफैक्चरर ने, कस्टमर को बोल दिया 9 लाख रुपीज बेच दूंगा, या फिर एडवर्टीजमेंट कर दिया यू विल गेट एवरीथिंग फॉर 9 लाख रुपीज। अभी डीलर और मैन्युफैक्चरर, अभी ओके, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तुम लोग कस्टमर हो, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बोल दिया, तुम लोगों को फोन चाहिए ना, 9 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कस्टमर के साथ अग्रीमेंट किया, तो तुम लोगों ने बोला किधर से लूं, मैंने बोला कि मैं एक डीलर को बोलता हूं, डीलर विल डू एवरीथिंग फॉर यू एंड डीलर विल गिव यू द फोन, बराबर। सो थ्रू डीलर आई एम सेलिंग द फोन टू यू, बराबर। अभी मैं डीलर को फोन कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि भाई डीलर, तुझे देयर इज वन पर्सन, उसको जाके मतलब वो आएगा स्टोर पे, और उस स्टोर पे आने के बाद उसको 9 लाख रुपीज में फोन देना है, बराबर। अभी पॉइंट इज उसके साथ मे बी, उसके साथ जो भी अग्रीमेंट था, कहना सिर्फ मुझे भी डीलर को डिस्काउंट देना पड़ेगा सो दैट ही विल बी एबल टू सेल इट फर्दर, बराबर। बट अभी इसमें क्या होता है देख, मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली अग्रीमेंट किया एंड कंज्यूमर के साथ, गुड्स टू बी सोल्ड एट 9 लाख रुपीज, बराबर। अभी क्या होता है, ये जो 1 लाख रुपया का डिस्काउंट मैंने दिया है डायरेक्टली कंज्यूमर को, इसके लिए मैन्युफैक्चरर डीलर को कुछ कॉम्पेंसेट करेगा, यस। नाउ ये वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ये डिस्काउंट नहीं दिया है मैन्युफैक्चरर, जब भी डीलर को जब भी सप्लाई करता है, उसमें कैसे करेगा, 10 lakhs माइनस 1 लाख का डिस्काउंट, क्यों, बिकॉज उसको डीलर को एंड कंज्यूमर को बेचना है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये जो 1 लाख रुपया है ना, दिस इज नॉट अ डिस्काउंट, दिस इज द कॉम्पेंसेशन फॉर द सर्विसेज गिवन बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर, this is the compensation for the services given by the dealer to the end consumer, because उसने end consumer ने डीलर से लिया था, तो डीलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर को एक सर्विस दिया और कुछ सप्लाई दिया, इसके लिए मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है, डीलर को डिस्काउंट दिया है, ऐसा बेसिकली हम लोग मानेंगे, राइट। तो इसके वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है ना, इसके लिए मैंने इधर ना समरी बना के रखा है, तुम लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये समरी सिर्फ देख के जाना है। नाउ प्लीज सब लोग इधर ध्यान देना, मैन्युफैक्चर, ओके, इसका मैं कंप्लीशन करता हूं कि क्या बोलना चाहता हूं। सिंस दिस इज द सर्विसेज विच इज गिवन बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर, ये जो मैन्युफैक्चरर डीलर को सप्लाई कर रहा है ना, वो सप्लाई 10 लाख पे ही टैक्स होगा। ये जो -1 लाख किया है, ये 1 लाख विल नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा, तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख ही माना जाए, बिकॉज ये 1 लाख रुपया वॉज नॉट अ डिस्काउंट, ये 1 लाख रुपया ऐसा था कि डीलर ने वो एंड कंज्यूमर को सप्लाई किया था, इसके एंड कंज्यूमर को सप्लाई किया था, इसके लिए डीलर मैन्युफैक्चरर से कुछ पैसा चार्ज कर रहा है, बिकॉज मैंने तेरे लिए बेचा, इसके लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम, नो प्रॉब्लम, श्योर एकदम। नाउ इधर मैंने समरी बनाई है, वो एक बार देखना। समरी ये बात करती है कि मैन्युफैक्चरर सप्लाइड इंडिपेंडेंटली टू द डीलर, डीलर को इंडिपेंडेंटली दिया, देन इन दैट केस इसके अंदर नो जीएसटी ऑन द डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस करो। बट अगर इफ देर इज एन अग्रीमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड एंड कंज्यूमर, याद एक चीज रखना, जो भी डिस्काउंट दिया है मैन्युफैक्चरर ने एंड कंज्यूमर,
तो डिस्काउंट गिवन बाय द डीलर इज लाइक अ कॉम्पेंसेशन फॉर सेलिंग एट रिड्यूस्ड प्राइस. डिस्काउंट गिवन बाय डीलर नहीं होना चाहिए, डिस्काउंट गिवन बाय मैन्युफैक्चरर. Discount given by manufacturer is like a compensation for selling at the reduced price. उसने जो आगे जाके जो रिड्यूस प्राइस में बेचा, उसके लिए वो क्या कर रहा है, डीलर को वो कॉम्पेंसेट कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग. और इस पे गवर्नमेंट बोलता है कि उस पे जीएसटी लग जाएगा. मतलब जो 10 लाख माइनस 1 लाख हम लोग कर रहे थे, वो माइनस 1 लाख नहीं करेंगे, पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर ही जीएसटी लग. ये तुम लोग इतना करके जाओ एग्जाम के लिए, इट इज मोर देन इनफ. अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट एकदम. ओके, तो हम लोग इधर आते हैं एंड इशू नंबर 2 एक बार पढ़ते हैं. अ पोस्ट सेल डिस्काउंट गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू अ डीलर इज नॉर्मली जस्ट अ प्राइस रिडक्शन. करेक्ट है. नॉट अ पेमेंट फॉर एनी सर्विस और सप्लाई बाय द डीलर. ये P2P बेसिस पे. बिकॉज वेयर द मैन्युफैक्चरर एंड डीलर ट्रांजैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, द डीलर बाइज द गुड्स एंड बिकम्स द ओनर एंड देन ही इज सेलिंग द गुड्स. इसीलिए मैंने बोला ना कि मैन्युफैक्चरर को फर्क नहीं पड़ता है कि एक बार डीलर ने परचेस करने के बाद वो गुड्स के साथ क्या करेगा. बराबर. इन सच केसेस डिस्काउंट इज नॉट कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर एंड डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. बट अगर डायरेक्ट अग्रीमेंट होगा तो इफ द मैन्युफैक्चरर हैज सेपरेट अग्रीमेंट विद द एंड कंज्यूमर टू सेल द गुड्स एट रिड्यूस प्राइस एंड यूजेस द डीलर मेयरली एज अ चैनल, बिकॉज डीलर को वो चैनल करके यूज कर रहा है. सो कैन आई सी डीलर इज जस्ट अ चैनल जिसके थ्रू कस्टमर को सेल किया जाएगा. डीलर ने कुछ नहीं किया, डीलर ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो डीलर एक चैनल है और वो चैनल है, वो चैनल बनने के लिए उसको मैं पैसा दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट. अंडरस्टैंडिंग. 10 लाख का चीज मैं 9 लाख में दे रहा हूं सो दैट उसका चैनल यूज होगा. इसके वजह से द डिस्काउंट विच इज गिवन टू द डीलर एक्ट एज एन इंड्यूसमेंट फॉर द डीलर सप्लाई टू द एंड. So in that situation, the dealer forms part of the discount forms part of the consideration और पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर ही जीएसटी लग. परफेक्ट. हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इशू नंबर 3. थोड़ा सा लगा होगा ना सर अभी तक अच्छा चल रहा था, ये क्या इशू नंबर. तो इसीलिए ना तुम लोगों को मैं जो समरी दिया है ना, भाई समरी पढ़ के जाना, भाई समरी पढ़ के जाना, दैट्स इट. तो इधर मैं जस्ट लिखूं, इधर 9 लाख पे जीएसटी लगेगा और इधर 10 लाख पे जीएसटी लगेगा, सो दैट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा 9 लाख एंड 10 लाख क्या है. ठीक है. अच्छा. इशू नंबर 3. डीलर्स में यूज पोस्ट सेल डिस्काउंट्स टू कैरी आउट जनरल प्रमोशनल एफर्ट्स. मतलब क्या बोल दिया मालूम है, ये मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बोल दिया, भाई देख मैं तुझे 10% डिस्काउंट दूंगा अगर तूने ईयर एंड तक तूने इतना इतना सेल किया तो. अभी डीलर क्या करता है, सब कुछ करता है, प्रमोशन करता है, मार्केटिंग करता है, सब कुछ करता है. ये मैन्युफैक्चरर ने बोला है क्या कि तू जो ये ऐसे ऐसे करना है, नहीं. मैन्युफैक्चरर ने बोला मैं डिस्काउंट दूंगा. अब ये तो नॉर्मल डिस्काउंट है ना भाई, ये तो नॉर्मल डिस्काउंट है. अगर ये डिस्काउंट अगर दे रहा है पोस्टल डिस्काउंट, मतलब डीलर्स में यूज पोस्टल डिस्काउंट टू कैरी आउट जनरल प्रमोशनल एफर्ट्स टू इंक्रीज सेल्स, कैन आई से दिस इज अग्रीड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. यस. नाउ डीलर इज डूइंग एवरीथिंग विच इज पॉसिबल टू सेल इट. मतलब ऐसा होता है ना कि मैन्युफैक्चरर बोलता है कि भाई 100 पीसेस तूने सेल करने चाहिए, तुझे 10% डिस्काउंट दूंगा. तो ये 100 पीसेस सेल करने के लिए मां कसम सब कुछ करेगा. ठीक है. और समझो कि 100 पीसेस सेल कर दिए इसने, तो इसको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा 10%. तो ये जो डिस्काउंट मिलेगा, ये डिस्काउंट जो है वो रिड्यूस किया जाएगा फ्रॉम योर वैल्यू ऑफ सब. ये कुछ नया नहीं पढ़ रहे, हम लोग पहले भी यही पढ़ रहे थे. ओके. बट इसमें और एक चीज है. अभी मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बोला कि भाई एक काम कर, अपने को बेचना है बहुत सारा चीजें. अभी मैन्युफैक्चरर बता रहा है कि कैसे होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर बता रहा है कि ऐसे ऐसे मार्केटिंग कर. मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि इधर जाके बोर्ड लगा. मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि सामने जाके, मतलब जो भी शॉप्स होंगे शॉप के ऊपर एक स्पेसिफिक जो अभी ओप्पो है, वीवो है या फिर एप्पल है, जो भी होगा उसका बोर्ड लगा. तो ये सब कौन बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर डीलर के ऊपर. डीलर बोल रहा है ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर बोल रहा है, मतलब वो मैन्युफैक्चरर के लिए काम कर रहा है ना. बराबर. तो डीलर बोल रहा है मुझे क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चरर बोल रहा है ये जो 10 लाख का चीज है ना, मैं तुझे 1 लाख में 9 लाख में देता हूँ. मतलब 1 लाख का क्या मिल जाएगा डीलर को, डिस्काउंट मिल जाएगा फॉर प्रमोशन एंड एवरीथिंग, प्रमोशन मार्केटिंग एंड एवरीथिंग. तो 1 लाख जो है ना, दे आर सेइंग इट इज लाइक अ कंसिडरेशन एंड दैट्स व्हाई ये 1 लाख के ऊपर भी हम लोग जीएसटी लगाएंगे. मतलब पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर जीएसटी. अंडरस्टैंडिंग. सो जो पहला मैंने एग्जांपल दिया था कि 10% डिस्काउंट दूंगा, दैट डिस्काउंट इज ओनली प्राइस रिडक्शन, नॉट अ पेमेंट ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर. तो वो 9 लाख पे ही टैक्स होगा. एग्जाम्पल 9 लाख का दिया. Therefore, such post-sale discounts are not consideration for the service and do not attract GST. ये मेरा पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था 100 पीसेस वाला.
सेकंड एग्जांपल जो दिया वो देखो, जीएसटी अप्लाइज ओनली इफ द डीलर इज कॉन्ट्रैक्चुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रमोशनल और मार्केटिंग सर्विसेज फॉर द मैन्युफैक्चरर फॉर अ सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कंसिडरेशन. नाउ इन दैट केस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो है स्पेसिफिक प्रमोशनल एक्टिविटी करने के लिए पैसा दिया था, इसके लिए वो कंसिडरेशन माना जाएगा और पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर इसमें जीएसटी लग जाएगा. सो दीज आर द पॉइंट्स, इशू नंबर 1 2 3, ये मैंने तुम लोगों को बताया. तुम लोगों को मैं और एक चीज बताऊं क्या, इसके अंदर ना, चलो टैक्स इनवॉइस का भी छोटा सा पॉइंट में कवर कर लेता हूँ, कंता और बंता के केस में. ठीक है, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, ध्यान देना. इधर एक बंता था बराबर, और इधर एक कंता थी. ठीक है, इधर बनता इधर कंता. हम लोग ने क्या बात किया, सप्लाई तो वर्थ 10 lakhs किया था, बट सिंस कंता जो थी, ये करता लग रहा है ना, ये कंता जो थी ना, ये कंता ने विद इन 90 days पेमेंट कर दिया था. ठीक है, तो इसके लिए शी मेड अ पेमेंट ऑफ 9 lakhs प्लस जीएसटी ऑफ 90,000 रुपीज. बराबर. तो भाई बनता ने तो 1 लाख का गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया था ऑलरेडी, तो बनता क्या कर सकता है, क्रेडिट नोट इशू कर सकता है. और ये क्रेडिट नोट इशू करने के लिए दो कंडीशंस होते हैं. कंडीशन नंबर 1 क्या है मालूम है, ये जो कंता है उसने प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो 10,000 का है ना, प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना चाहिए, ये तो हम लोगों को मालूम है. सेकंड चीज, ये तो ठीक है. सेकंड चीज, कंता का ऐसा नहीं होना चाहिए, कंता ने सप्लाई किए गुड्स लिए, ये कंता ने गुड्स क्या किए, आगे जाके सेल कर दिए सब. ये कंता बनता और पंता, पंता को सेल कर दिए सेम गुड्स. अभी वो पंता से कुछ पैसा लिया, समझो 15 lakhs में बेचा होगा, तो 15 lakhs प्लस 1.5 लाख का जीएसटी लिया. अभी कंता का अगर तूने देखा, कंता का टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगा, आउटवर्ड टैक्स कितना, आउटपुट टैक्स 1.5 lakhs, माइनस क्या करूंगा मैं, आईटीसी. आईटीसी उसने कितना ऑलरेडी लिया हुआ था, 1 लाख रुपीज का, बराबर ना. अरे भाई देखना, कंता ने जब 1 लाख पे किया, उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया, जीएसटीआर 1 फाइल किया, कंता ने जीएसटीआर 2B के अंदर आ गया, और कंता ने उसके जीएसटीआर 3B में ले भी लिया. तो उसने जीएसटीआर 3B में एक्चुअली लेना चाहिए था 90, मतलब 90 का आईटीसी लेना चाहिए था, पर उसने कितना लिया, 1 लाख का ले लिया समझो. ठीक है, और 1 लाख उसने यूटिलाइज कर दिया. तो उसने 1 लाख यूटिलाइज किया, सो कैन आई से द बेनिफिट ऑफ आईटीसी हैज बीन पास्ड ऑन नाउ. Then in that case, can I say Kanta has already taken the benefit of 1 lakh rupees? Yes. Then in that case, Kanta will not be able to issue a credit note. क्यों? बिकॉज कंता ने ऑलरेडी छपरीगिरी कर दिया. मतलब क्या, कंता ने ऑलरेडी 1 लाख रुपए का बेनिफिट इधर ले लिया, जिधर इसने कितना लेना चाहिए था, 90,000 का लेना चाहिए. सो कैन आई से कंता ने इधर 10,000 एक्स्ट्रा रिडक्शन लिया, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा, मतलब 10,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे नहीं किया. अगर इधर 90,000 होता, तो कंता इधर 60,000 पे करती, बराबर. बट उसने 1 लाख लिया, इसकी वजह से सिर्फ कितना पे किया उसने, 50,000. तो इधर गवर्नमेंट को कम पे किया ना, तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने बोला ये जो बनता है ना, ये क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता. तो क्रेडिट नोट इशू करने के लिए दो कंडीशंस, नंबर 1, एक तो आईटी से रिवर्स कर, एंड नंबर टू जो कंता है should not utilize the ITC, utilize the extra ITC of 10,000. तो अगर तुम लोग ने अगर लीगल लैंग्वेज देखा ना, तो लीगल लैंग्वेज में ऐसे कुछ है कि बर्डन हैज बीन पास्ड ऑन टू द अदर पर्सन. तुम लोगों को मैंने इजी वे में समझा, सिंपल है, नो प्रॉब्लम. सो अभी हम लोग लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज रिटर्न्स अंडर जीएसटी के अंदर. तुम लोग ने पढ़ा होगा जीएसटीआर 9 करके एक पॉइंट था. जीएसटीआर 9 इज एनुअल रिटर्न. यूजुअली द ड्यू डेट क्या होता है, 31 दिसंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर. बट उन्होंने कंडीशन डाल दिया कि भाई अभी एनुअल रिटर्न सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ही भरना पड़ेगा, कुछ लोगों को नहीं भरना पड़ेगा, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 2 crores इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 24-25 ऑनवर्ड्स. 24-25 ऑनवर्ड्स के 24-25 ऑनवर्ड्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 2 crore, उनको जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं है. दिस इज योर रिटर्न्स का पॉइंट. एंड लास्ट पॉइंट इज जीएसटी रेट्स, जो मैंने बताया कि 12% हैज बीन रिमूव नाउ, एंड 28% हैज ऑल्सो बीन रिमूव नाउ. एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम. सो दोस्तों, दीज आर योर जीएसटी के अमेंडमेंट्स. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे. मतलब मैं ऐसे फटाफट फटाफट भी कवर कर सकता था 20-25 मिनट के अंदर, बट आई ट्राइड कि थोड़ा सा डिटेल में चीजें एक्सप्लेन होनी चाहिए, और एग्जाम ओरिएंटेड भी एक्सप्लेन होनी चाहिए, और
तुम लोगों को समझेगा, ऐसा मैं ट्राई कर सकता हूँ, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो पॉइंट था वो, ठीक है। तो मैं आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा लाइक बटन तुम लोग दबा सकते हो। अगर जेन्युइनली काफी अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा अप्रिसिएशन मैसेज तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। काफी अच्छा लगता है तुम्हारे मैसेज, राइट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ना एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट दिस बिकम्स योर लास्ट अटेम्प्ट। वी आर डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग। हम लोग रिवीजन लेक्चर्स लेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड भाई ये अटेम्प्ट में तो 100% हम लोग अपने को निकलना है, ठीक है। चलो दोस्तों आज के लिए थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।